मार्कर और कहाँ है? कोई सा भी ले ले। तो ये तो हो गया शायद, है? कविता चलेगी। देखो शुरुआत से देखो, है और ये रिकॉर्ड सही है। जय गणेश जी की। देखिए ये है बादल राग कविता। कौन सी कविता? बादल राग। बादल राग कविता में आपको याद रखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल का क्रांतिकारी रूप में आह्वान किया है। किस रूप में आह्वान किया है? क्रांतिकारी, यानी क्रांतिकारी रूप में यहां पर क्या किया है? आह्वान किया है। आह्वान का मतलब होता है बुलावा दिया है कि आइए और किसान को कष्ट दुख वेदनाओं से क्या दिलाइए? मुक्ति दिलाइए। क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने ये जो किसान है, शोषित वर्ग है, इन सभी का क्या किया है? शोषण। क्या किया है? शोषण। और जब शोषण किया है तो उसे अन्याय कष्ट दुख वेदनाओं से तभी क्या मिल सकती है? मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, तो अर्थ देखिए आप, जिस जगह जो अलंकार होगा उसकी बात चलती रहेगी। अनुप्रास सब में होता है कॉमन, ठीक है। और जिस जगह जैसे रूपी का भाव प्रकट होने लग जाए तो आप वहां पर कौन सा अलंकार समझ जाए? रूपक। कौन सा? रूपक। ठीक है, तो कौन से कवि हैं हमारे? ये छायावादी कवि। कैसे कवि? छायावादी, याद रखना। छायावादी कवि हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्लियर है? तो अर्थ देखते हैं। देखिए, कभी भी व्याख्या की शुरुआत करें तो आपको ऐसे ही करनी है तरीके से कि छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि, जब कभी बोर्ड की कॉपी में आप व्याख्या लिखे उस समय, ठीक है, तो कहते हैं कि तैरती है समीर सागर पर। पहली लाइन क्या है? तैरती है समीर सागर पर। तो छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, हे बादल तुम वायु रूपी सागर पर। समीर का मतलब क्या है? वायु, और सागर का मतलब सागर। हे बादल तुम वायु रूपी सागर पर। आप अपनी किताब में भी देखते रहें, किताब में भी टिक वगैरह कर लें जिस जगह आवश्यकता है, क्योंकि साथ के साथ किताब भी चलती रहेगी तो उससे फायदा रहेगा। ठीक है नहीं है? तो जिस जगह शब्द की आवश्यकता है, जैसे समीर सागर, तो यहां पर बोल रहा है, अर्थ क्या बोल रहा है? वायु रूपी सागर। क्या बोल रहा है? वायु रूपी सागर। और वायु रूपी सागर का मतलब यहां पर आपसे पूछा जाए व्याख्या की दृष्टि से, आप यदि अलंकार का नाम भी लिखते हो तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। ये याद रखें आप, यहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? रूपक। देखिए, हे बादल आप वायु रूपी सागर पर, तैरती का मतलब है तैरते हुए। कल आपको पढ़ाया गया था, आप भी बोले साथ में कि तैरते हुए। क्या करते हुए? तैरते हुए। तो हे बादल आप वायु रूपी सागर पर तैरते हुए ऐसे नजर आते हो, ऐसे नजर आते हो जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जैसे मनुष्य के जीवन में सुख तो कैसे रहते हैं? अल्प समय के लिए। किसके लिए? अल्प समय के लिए। लेकिन दुख कब तक रहते हैं? ज्यादा समय के लिए। लेकिन इसे हम व्याख्या में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हे बादल तुम वायु रूपी सागर पर तैरते हुए ऐसे नजर आते हो जैसे अस्थायी सुखों पर दुख की छाया के समान विचरण कर रहे हो। क्लियर बात? अस्थायी सुखों पर दुख की छाया के समान विचरण कर रहे हो, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सुख तो कैसे रहते हैं? अल्प समय के लिए रहते हैं, और दुख ज्यादा समय के लिए रहते हैं। जग के दग्ध हृदय पर, जग यानी संसार में रहने वाला कौन सा वर्ग? लाइन के पीछे लिख दें, कौन सा वर्ग? शोषित वर्ग। कौन सा वर्ग? शोषित वर्ग। क्लियर है यहां तक? संसार में रहने वाला जो शोषित वर्ग है, कौन सा वर्ग? शोषित वर्ग। क्लियर बात? जग के दग्ध हृदय पर संसार में रहने वाला जो शोषित वर्ग है, उसका हृदय जला हुआ है। जला हुआ का मतलब वह दुखी है। कैसा है? दुखी। तो हम लाइन कैसे जोड़ेंगे व्याख्या में अपनी में कि संसार में जो शोषित वर्ग है वह अत्यधिक कैसा है? दुखी है। कैसा है? दुखी। क्लियर बात? निर्दय विप्लव की प्लावित माया
अब इससे हम जोड़ देंगे अर्थ को, किससे पहले जोड़ेंगे, इससे, प्लावित मायाते, फिर बाद में इसका अर्थ हम करेंगे, याद रखें, ठीक है नहीं है। तो संसार में जो शोषित वर्ग है वह अत्यधिक कैसा है, दुखी है, कैसा है, दुखी, क्लियर बात। और उस शोषित वर्ग को तुम, उस शोषित वर्ग को तुम कौन, बादल, तुम कौन, बादल, उस शोषित वर्ग को तुम माया के पीछे भी लग जाए तो क्या बन जाएगा, मायावी। प्लावित का मतलब क्या समझे आप यहां, स्वरूप, क्या समझे, स्वरूप आप, ठीक है नहीं है, क्लियर है। उस शोषित वर्ग को, दोबारा करा रहा हूं, जग के दग्ध हृदय पर, संसार में रहने वाला जो शोषित वर्ग है वह कैसा है, दुखी है। उस शोषित वर्ग को तुम मायावी स्वरूप जैसे दिखाई दे रहे हो। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास दो शब्द बच गए, कौन कौन से बचे, निर्दय विप्लव। विप्लव का मतलब जब जब आ जाए, जब जब आप समझना है क्रांति, क्या समझना है, क्रांति। और निर्दय का मतलब हो जाएगा निष्ठुरता, क्या हो जाएगा, निष्ठुरता का मतलब आप जानते हो, कठोरता, निष्ठुरता मतलब कठोरता, क्लियर है, ठीक है, तो याद रखें। तो निर्दय विप्लव, तुम इस पूंजीपति वर्ग पर निष्ठुरता के साथ क्रांति कर दो, क्या कर दो, क्रांति। आगे बात समझ में, चारों लाइन दोबारा बता रहा हूं, देखो अब। तिरती है समीर सागर पर, मेरे साथ बोलेंगे। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि हे बादल तुम वायु रूपी सागर पर तैरते हुए नजर ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो जैसे अस्थायी सुखों पर दुख की छाया के समान विचरण कर रहे हो। जग के दग्ध हृदय पर, संसार में जो शोषित वर्ग है वह अत्यधिक कैसा है, दुखी है। और उस वर्ग को तुम मायावी स्वरूप जैसे प्रतीत हो रहे हो, क्लियर है बात। निर्दय विप्लव, इस पूंजीपति वर्ग पर, इस लाइन से आगे क्या याद रखना है आपको, पूंजीपति वर्ग, कौन सा वर्ग, पूंजीपति वर्ग। इस पूंजीपति वर्ग पर, इस पूंजीपति वर्ग पर निर्दय निष्ठुरता के साथ विप्लव क्या कर दो, क्रांति कर दो। इस पूंजीपति वर्ग पर निष्ठुरता के साथ तुम क्या कर दो, क्रांति कर दो। क्यों, क्योंकि किसान को, शोषित वर्ग को अन्याय अत्याचार से क्या दिला दो, मुक्ति दिला दो। चारों लाइन क्लियर है, आगे चलें। यह तेरी रणतरी, तेरी यानी तुम्हारी, रणतरी युद्ध की नौका, रणतरी युद्ध की नौका, तुम्हारी इस युद्ध की नौका को, रणतरी का मतलब क्या याद रखना है, युद्ध की नौका, क्या याद रखना है, युद्ध की नौका। नौका यानी बोट, बोट यानी नाव, क्लियर बात। तुम्हारी इस युद्ध की नौका को या नाव को भरी आकांक्षाओं से, बड़ी ही आशा व उम्मीदों से, आकांक्षा का अर्थ क्या याद रखना है, आशा व उम्मीदों से। तुम्हारी इस युद्ध की नौका को बड़ी ही आशा व उम्मीदों से देख रहा है, कौन देख रहा है, शोषित वर्ग, कौन देख रहा है, शोषित वर्ग, क्लियर है यहां तक। कविता बहुत सहज और सरल होने वाली है, बस ध्यान से देखना है, ठीक है। तो तुम्हारी इस युद्ध की नौका को जो शोषित वर्ग है बड़ी ही आशा व उम्मीदों से देख रहा है। घन हे बादल, घन हे बादल, भेरी गर्जन, भेरी गर्जन का मतलब है नगाड़े के समान गर्जना। क्या अर्थ होगा, नगाड़े के समान गर्जना। नगाड़ा जानते हो ना आप, नगाड़ा जो बजता है, ठीक है। घन हे बादल, घन हे बादल, भेरी गर्जन, तुम्हारी इस नगाड़े के समान गर्जना को सुनकर, समझ में आ रहा है आपके में, तुम्हारी इस नगाड़े के समान गर्जना को सुनकर सजग जागृत हो जाते हैं, सजग जागृत हो जाते हैं। सुप्त सोए हुए, सुप्त सोए हुए, क्या अंकुर, अंकुर यानी बीज, जमीन में बीज बोए जाते नहीं बोए जाते, कहां पर सोए हुए, उर में, उर में यानी हृदय में, किसके हृदय में, पृथ्वी के, किसके, पृथ्वी के। अब एक साथ बोल देंगे, क्लियर है बात, एक साथ बोल देंगे कि घन हे बादल, भेरी गर्जन, तुम्हारी नगाड़े के समान गर्जना को सुनकर। अब शब्दों का खेल है। हे बादल, तुम्हारी इस नगाड़े के समान गर्जना को सुनकर पृथ्वी के हृदय में सोए हुए बीज भी जागृत हो जाते हैं। बताइए कोई दिक्कत, पृथ्वी के हृदय में सोए हुए बीज भी क्या हो जाते हैं, जागृत, ठीक है। आशाओं से नवजीवन की, नए जीवन की आशा से, पहले इससे अर्थ आएगा नवजीवन की, नए जीवन की आशा से। ऊंचा कर सिर, अपना मस्तक ऊंचा करके ताक रहे हैं
ताक मतलब देख रहे हैं, ठीक है नहीं है, ताक मतलब क्या है भाई, देख रहे हैं। क्लियर है बात। आशाओं से नवजीवन की, नए जीवन की आशा से अपना सिर ऊंचा करके देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? ए विप्लव के बादल, अरे क्रांतिकारी वीर बादल, हे क्रांतिकारी वीर बादल, यह शोषित वर्ग तुम्हें बड़ी आशा उम्मीदों से देख रहा है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? दोबारा अर्थ बता रहा हूं यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। देखें, घन यहीं से शुरुआत होगी और यहां से अर्थ होगा ए विप्लव के बादल। कवि कहता है, कवि कहता है, हे क्रांतिकारी वीर बादल, हे क्रांतिकारी वीर बादल। क्लियर बात। हे क्रांतिकारी वीर बादल, तुम्हारी नगाड़े के समान गर्जना को सुनकर, ध्यान से देना कौन सी लाइन कहां पे आ रही है, क्रम बाई क्रम है। तुम्हारी नगाड़े के समान गर्जना को सुनकर पृथ्वी के हृदय में सोए हुए बीज भी जागृत हो जाते हैं। आशाओं से नवजीवन की, नए जीवन की आशा से ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं, अपना मस्तक ऊंचा करके तुम्हें देख रहे हैं कि तुम उन्हें कष्ट दुख वेदनाओं से मुक्ति दिला दो। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलें। फिर बार बार एक बात याद रखना, कभी भी इस प्रकार से शब्द रिपीट होने लग जाएं, फिर बार बार, तो अलंकार आपको कौन सा याद रखना है? पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश। व्याख्या की दृष्टि से, सिलेबस में हमारे में अलग अलंकार है, लेकिन यहां तुम्हें व्याख्या की दृष्टि से याद रखना है। कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, शब्द रिपीट होने की स्थिति में यमक भी होता है, लेकिन वहां पर शब्द समान तो आते हैं, लेकिन अर्थ कैसे होते? अलग अलग। कैसे? अलग अलग, लेकिन यहां पर शब्द समान है। तो देखिए, फिर बार बार गर्जन, बड़ा सरल अर्थ है। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, फिर यानी फिर से, बार बार यानी बार बार। तो एक ही बार से अर्थ उठा लीजिए, हे बादल तुम्हारी बार बार गर्जना को पीछे लगा दीजिए सुनकर। क्या? सुनकर। हे बादल तुम्हारी इस बार बार गर्जना को सुनकर। क्लियर है बात? हे बादल तुम्हारी इस बार बार गर्जना को सुनकर। बरसण है मूसलधार, मूसलधार का मतलब है अत्यधिक, और तुम्हारी अत्यधिक वर्षा को देखकर। समझ रहे हो? ठीक है, तुम्हारी बार बार गर्जना को सुनकर और अत्यधिक वर्षा को देखकर हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। हुंकार का मतलब क्या याद रखना है? आवाज। क्या याद रखना है? आवाज। क्लियर है बात? तो अर्थ क्या बनेगा? देखो, पहले तो इन दोनों लाइनों का अर्थ कर लीजिए। हे बादल तुम्हारी इस बार बार गर्जना को सुन करके और अत्यधिक वर्षा को देख करके शोषित वर्ग तो हैप्पी होता है। हैप्पी मतलब प्रसन्न होता है। शोषित वर्ग तो क्या होता है? प्रसन्न। क्लियर है बात? लेकिन अब बात आ रही है हृदय थाम लेता संसार। हृदय थाम का अर्थ याद रखना भयभीत। क्या याद रखना? भयभीत। भयभीत कौन होगा? पूंजीपति वर्ग। पेपर में आ जाता है हृदय थाम लेता संसार। किसको हृदय थामने की कहा गया है? पूंजीपति वर्ग, क्योंकि उन्हें अपनी संपत्ति का छिन जाने का क्या है? डर है। ठीक है, तो हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। घोर का मतलब क्या होता है? भयानक। देखिए, सुन सुन यहां भी आ गया, कौन सा अलंकार हो जाएगा? वही पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, नहीं है? आगे यहां तक बात समझ में? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अब इस जगह से अर्थ उठाइए, हे बादल तुम्हारी वज्र के समान भयानक आवाज को सुनकर पूंजीपति वर्ग अत्यधिक दुखी हो जाता है या भयभीत हो जाता है, और संसार में रहने वाले लोग भी क्या हो जाते हैं? भयभीत हो जाते हैं। बताइए कोई दिक्कत? क्लियर है? हुआ नहीं हुआ? ये है? ये बोला ठीक है। अब वो लिखा हुआ वो कहां वापस अपने आप आ जाएगा? देखे आगे। हाँ भाई, अगला अर्थ देखिए,
अश्निपात से सापित। अश्निपात का मतलब क्या है? अश्निपात बिजली के गिरने से, बिजली के गिरने से, बिजली के गिरने से। सापित यानी साप मिला हुआ है। उन्नत यानी ऊंचे उठे हुए हैं। सशत मतलब सैकड़ों, सशत मतलब सैकड़ों। कौन? वीर। वीर कौन? पीछे आपको याद रखना है पर्वत। क्या याद रखना है? पर्वत। आओ फटाफट ऐसा ही करो। हाँ भाई देखिए, यहां तक बात क्लियर है सभी की। अब देखिए अश्निपात से सापित। अश्निपात का मतलब क्या याद रखना है तुम्हें? बिजली। क्या याद रखना है? बिजली। अश्नि मतलब क्या होता है? बिजली। और पात का मतलब क्या होता है? गिरना। बिजली के गिरने से। क्या याद रखना है? बिजली के गिरने से। उन्नत यानी ऊंचे उठे हुए। उन्नत यानी ऊंचे उठे हुए। सशत यानी सैकड़ों। सशत का क्या याद रखना है? सैकड़ों। क्लियर है? ये याद रखना है। बिजली के गिरने से सैकड़ों। वीर, वीर के पीछे देखो ये जो लिख रहा है ना अचल, अचल का मतलब क्या होता है? पर्वत। और ये मैंने उठा के लगा दिया यहाँ पे, जिससे कि लाइन आपके लिए सीधी बन जाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है बात? तो अर्थ देखिए अब। अश्निपात से सापित बिजली के गिरने से। उन्नत यानी ऊंचे उठे हुए। सशत यानी सैकड़ों वीर पर्वत छत बेछत घायल हो जाते हैं। छत बेछत घायल हो जाते हैं। हत नष्ट हो जाते हैं। हत नष्ट हो जाते हैं। क्या? अचल का अर्थ हमने यहां लिख ही लिया। अब दोनों लाइनों को मिलाकर बोल दीजिए। बिजली के गिरने से ऊंचे उठे हुए सैकड़ों वीर पर्वतों का शरीर। सैकड़ों वीर पर्वतों का शरीर या तो छत बेछत घायल हो जाता है, हत या फिर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। यहां तक बात क्लियर? आगे देखिए, गगन स्पर्शी क्यों हो जाता है? गगन यानी आकाश को। गगन यानी आकाश को। स्पर्शी यानी स्पर्श करना चाहते हैं। स्पर्धा होड़ लगी हुई है। स्पर्धा होड़ लगी हुई है। धीर पेशेंस नहीं है। पेशेंस मतलब धैर्य नहीं है। क्लियर है बात? क्या नहीं है? धैर्य। अब देखिए यहां से अर्थ चालू होगा, याद रखना नंबर 1 से। क्लियर है? तो कैसे अर्थ पढ़ेंगे अब? कवि कहता है, कवि कहता है कि सैकड़ों वीर पर्वत। क्या याद रखना है? सैकड़ों वीर पर्वत आकाश को क्या करना चाहते हैं? स्पर्श करना चाहते हैं। स्पर्धा, एक दूसरे से आगे निकलने की क्या लगी हुई है? होड़ लगी हुई है। जिसके कारण, जिसके कारण बिजली क्या गिरती है। जिसके कारण बिजली गिरती है और ये सभी पर्वत छत बेछत या तो घायल हो जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। कोई दिक्कत? भावार्थ यह है कि, भावार्थ इंपॉर्टेंट है। फिर अब पेपर में प्रश्न भी आता है, अश्निपात से सापित पंक्ति से अर्थ क्या है? ठीक है, भावार्थ यह है कि पूंजीपति वर्ग ने इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बना रखी हैं। पूंजीपति वर्ग ने इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बना रखी हैं। क्लियर है बात? जिसके कारण, जिसके कारण शोषित वर्ग अत्यधिक क्या रहता है? परेशान रहता है। क्या रहता है? परेशान। क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने इमारतें कैसे बनाई है? पूंजी शोषित वर्ग का क्या किया है? शोषण। क्या किया है? शोषण। तो ऐसे याद रखना है, पूंजीपति वर्ग ने शोषित वर्ग का शोषण करके ऊंची ऊंची क्या बना रखी है? इमारतें। लेकिन जैसे ही क्रांति होती है, क्या होती है? क्रांति, तो ये सब की सब इमारतें धराशायी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? धराशायी। धाराशायी नहीं है, याद रखना क्या है? धराशायी।
धरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर गिर जाती हैं। बताइए कोई दिक्कत? आगे चलूं। आगे है हंसते हैं छोटे पौधे लघुवार। अब एक बात बताइए, कितनी भी तेज वर्षा क्यों ना हो जाए, छोटे पौधे क्या करेंगे? वो तो प्रसन्न होंगे। उन पर क्या फर्क पड़ेगा? फर्क किन में? छोटे पौधे कौन है यहाँ? शोषित वर्ग। कौन? शोषित वर्ग। और बड़े पौधे कौन हुए? पूंजीपति वर्ग। कौन? पूंजीपति वर्ग। तो एक तो अर्थ कविता के अनुसार हो जाएगा, ठीक है, कि छोटे पौधे अत्यधिक क्या होते हैं? सब प्रसन्न होते हैं। जब बारिश होती है तो खेती, किसान की खेती में जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं वो कैसे होते हैं? प्रसन्न होते हैं। क्या होते हैं? प्रसन्न। क्लियर बात? और दूसरा अर्थ क्या होगा वो देख लेते हैं। आइए कविता के अनुसार क्या है। तो हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। इस विप्लव रव का बेटा अर्थ याद रखना, विप्लव का अर्थ याद रखना क्रांतिकारी, क्रांति। क्लियर बात? और इस रव का मतलब याद रखना क्या? आवाज। क्या याद रखना? आवाज। ये शब्द काम आने वाला है क्रांतिकारी आवाज को सुनकर, क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी आवाज। तो देखिए अर्थ यहां तक आएगा अर्थ कि हंसते हैं छोटे पौधे लघुवार, हंसते हैं छोटे पौधे लघुवार। इस लाइन को मैं यहां जोड़ूंगा। कवि कहता है कि हे बादल आपकी क्रांतिकारी आवाज को सुनकर, हे बादल आपकी क्रांतिकारी आवाज को सुनकर छोटे पौधे शोषित वर्ग तो हंसता है। क्रांतिकारी आवाज को सुनकर शोषित वर्ग तो क्या करता है? हंसता है। याद रखना इस बात को, ठीक है। यहां जुड़ी हुई है लाइन कि आपकी क्रांतिकारी आवाज को सुनकर शोषित वर्ग तो हंसता है। शस्य अपार, शस्य का मतलब वैसे खेती के क्षेत्र में आता है, शस्य मतलब हरा भरा, अपार यानी असीमित। किसान भी अपने हरे भरे खेत को देख करके क्या होता है? प्रसन्न होता है। क्या होता है? प्रसन्न होता है। लेकिन कविता का भावार्थ क्या होगा? कविता का भावार्थ यह होगा कि हे बादल तुम्हारी इस क्रांतिकारी आवाज को सुनकर शोषित वर्ग तो अत्यधिक क्या होता है? प्रसन्न होता है। क्या होता है? प्रसन्न होता है। शस्य अपार का मतलब है असीमित। क्या है? असीमित। मैंने दोनों लाइन एक साथ बोल दी है, नोट कर ले आप, ठीक है। हे बादल तुम्हारी क्रांतिकारी आवाज को सुनकर के शोषित वर्ग तो अत्यधिक क्या होता है? प्रसन्न होता है। लेकिन पूंजीपति वर्ग, लाइन के पीछे लिख दे तुरंत, पूंजीपति वर्ग क्या होता है? दुखी होता है। पूंजीपति वर्ग कैसा होता है भाई? दुखी। पूंजीपति वर्ग कैसा होता है? दुखी। इरेजर ये पूंजीपति वर्ग क्या होता है? दुखी। ठीक है, ठीक है। आगे यहां तक बात समझ में चले आगे। तो देखे अब, तो हे बादल तुम्हारी क्रांतिकारी आवाज को सुनकर, विप्लव रव से याद रखना है। हे बादल तुम्हारी क्रांतिकारी आवाज को सुनकर के हंसते हैं छोटे पौधे, शोषित वर्ग तो अत्यधिक क्या होता है? प्रसन्न होता है। लेकिन पूंजीपति वर्ग अत्यधिक क्या होता है? दुखी होता है। हिल हिल पीछे लगाना है करके, हिल हिल करके, खिल 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 करके, हिल हिल करके, खिल खिल करके, एक गेट लगाना रे, हिल हिल करके, खिल खिल करके, हाथ हिलाते, हाथ हिला करके, सबके पीछे करके लगाना है बस। हिल हिल करके, खिल खिल करके, हाथ हिला करके, तुझे बुलाते, तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। किसे बुला रहे हैं? बादल को। हे बादल शोषित वर्ग हिल हिल करके, खिल खिल करके, हाथ हिला करके तुझे बुला रहा है। छोटे ही हैं शोभा पाते, छोटे ही हैं शोभा पाते। शोषित वर्ग बड़ा ही समाज में एक छोटा सा वर्ग है, लेकिन तुम्हारे कारण आज समाज में सम्मान को प्राप्त कर रहा है। तुम्हारे कारण आज समाज में किसको प्राप्त कर रहा है?
सम्मान को। बताओ कोई दिक्कत हो? क्लियर है? कोई परेशानी? ठीक है, यहां से लाइन जोड़नी है, याद रखना, विप्लव रव का अर्थ जोड़ना है यहां तक। आगे बात समझ में? क्रांतिकारी आवाज यहां से आएगी, बड़ा सरल अर्थ है। और सस्य अपार का मतलब याद रखना है, सस्य मतलब प्रसन्नता। भाई किसान अपनी खेती को देखता है, हरी भरी खेती को देखता है तो कैसा होता है? प्रसन्न। क्या होता है? प्रसन्न। लेकिन हमने कविता का भावार्थ डायरेक्ट जोड़ दिया है, कौन सा? शोषित वर्ग वाला। कौन से वर्ग वाला? शोषित वर्ग वाला। चले आगे, कोई दिक्कत? ठीक है, इसी पेज देखें, अगला है और बड़ा मोस्ट रहने वाला है। कैसा रहने वाला है? मोस्ट, याद रखना, क्योंकि बादल राग कविता तो है ही अपने आप में मोस्ट। अट्टालिका नहीं है रे, अट्टालिका नहीं है रे। अट्टालिका का अर्थ याद रखना, ऊंचे भवन। कैसे भवन? ऊंचे। देखें, अट्टालिका नहीं है रे, ये जो पूंजीपति वर्ग ने ऊंचे भवन बना रखे हैं। जो लाइन पढ़ रहा हूं उसका ये अर्थ, ये जो पूंजीपति वर्ग ने ऊंचे भवन बना रखे हैं, वास्तव में, हाँ जी, वास्तव में इन्हें देखकर गरीब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन घरों में आतंक भवन, क्योंकि इन घरों में डरे हुए लोग निवास करते हैं। क्लियर है बात? ये जो पूंजीपति वर्ग ने ऊंचे भवन बना रखे हैं, गरीब व्यक्ति इन्हें देखकर क्या हो रहा है? भयभीत हो रहा है। उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन घरों में भी डरे हुए लोग निवास करते हैं। सदा पंख पर ही होता, पंख सामने लिख लें। पंख यदि पूछा जाता है, पंख का मतलब होता है वैसे कीचड़। क्या होता है? कीचड़। लेकिन आपसे पूछा जाए यहाँ पंख किसे कहा गया है, तो पंख का मतलब याद रखना, पूंजीपति वर्ग। कहीं तुम कीचड़ को शोषित वर्ग समझ जाए, यहाँ पंख किसे कहा गया है? पूंजीपति वर्ग को। हाँ, कीचड़ शब्द को लेकर हमारे मन में सोच आ जाती है? तो सदा पंख पर ही होता, सदा पंख यानी कीचड़ पर ही होती है। क्या होती है? जल यानी जल की, विप्लव यानी क्रांति, और प्लावन यानी बाढ़। क्या होता है? बाढ़। एक लिख दीजिए बाढ़, और साइड में लिख दें तुरंत इसकी विनाश। क्या लिख दें? विनाश। तो दोनों लाइनों का अर्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ध्यान दें। तो सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, हमेशा जल के द्वारा जो क्रांति की जाती है, या फिर इसे भी छोड़ दीजिए, संक्षिप्त देखिए, हमेशा बाढ़ तथा विनाश। हमेशा बाढ़ तथा विनाश किसको नुकसान पहुंचाता है? पंख यानी कीचड़ को। पंख यानी कीचड़ को। हमेशा बाढ़ तथा विनाश की क्रांति सदैव किस पर होती है? कीचड़ पर होती है। भावार्थ यह है कि शोषित वर्ग के द्वारा ही क्रांति का प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसका सामना कौन से वर्ग को करना पड़ता है? पूंजीपति वर्ग को। किसको? पूंजीपति वर्ग को। अरे ये बात समझ में? ठीक है, तो याद रखना इस बात को कि सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्लियर बात? हमेशा बाढ़ तथा विनाश किस पर होता है? पंख पर ही होता है। और ये बात समझ में? किस पर होता है? पंख पर। अर्थात शोषित वर्ग के द्वारा ही सदैव क्या की जाती है? क्रांति की जाती है, जिसका सामना पूंजीपति वर्ग को करना पड़ता है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से, क्षुद्र यानी छोटे, क्षुद्र का अर्थ क्या याद रखना है? छोटे। प्रफुल्ल यानी खिले हुए, जलज यानी कमल के, जलज यानी कमल के फूलों से, छोटे से। अब देखो एक साथ बोल दीजिए, छोटे से खिले हुए कमल के फूलों से। सदा यानी ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा। छलकता यानी टपकता रहता है। नीर यानी जल, नीर यानी जल। तो अर्थ क्या होगा? हमेशा ही छोटे से कमल के फूलों से जल टपकता रहता है। भावार्थ इंपॉर्टेंट है। जिन बालकों का पालन पोषण सुख सुविधाओं में साधन संपन्नों से युक्त घरों में किया जाता है, जिन बालकों का पालन पोषण
सुख सुविधाओं तथा साधन संपन्नों से युक्त घरों में किया जाता है, उन बालकों की आंखों से सदैव क्या निकलते रहते हैं बेटा? आंसू। क्या निकलते रहते हैं? आंसू। बात समझ में आ गई? उनकी आंखों से सदैव आंसू निकलते रहते हैं। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रोग यानी रोग होने पर, शोक यानी दुख होने पर। शैशव यानी बाल्यावस्था में, सुकुमार यानी कोमल, सुकुमार यानी कोमल। शोषित वर्ग, याद रखना ये लाइन किसके लिए है? शोषित वर्ग के लिए। किसके लिए? शोषित वर्ग। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। शोषित वर्ग के बालकों का शरीर भी बाल्यावस्था में कैसा होता है? कोमल होता है। कैसा होता है? कोमल। लेकिन फिर भी वे रोग के होने पर, शोक यानी दुख के होने पर सदैव हंसते रहते हैं। क्लियर बात? रोग और शोक के होने पर भी क्या करते रहते हैं? सदैव हंसते रहते हैं। बताइए कोई दिक्कत? सदैव क्या करते रहते हैं? हंसते रहते हैं। रुद्र कोश है। यहां तक आपकी बात क्लियर है ना सबकी? देखो यहां याद रखना कि छोटे से कमल के फूलों से सदा जल टपकता रहता है। इसका मतलब जिन बालकों का पालन पोषण सुख सुविधाओं से संपन्न परिवारों में होता है, वो सदैव क्या करते रहते हैं? रोते रहते हैं। थोड़ा सा बीमार हो जाए तुरंत चलो डॉक्टर के पास, ले जाते नहीं ले जाते? तो ये स्थिति है। लेकिन जिन बालकों का जैसे रोड के सहारे गाड़ियां लोहार वगैरह, उनके बालकों का पालन पोषण होता है, हिष्ट पुष्ट तरीके से होता है, खुले में खेलते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? तो आप जितना सुख सुविधाओं में अपने आप को डालोगे उतना ही आप वैसे ही बनते हुए चले जाओगे। लेकिन जैसे ही सादगी और सरलता से आप अपना जीवन जियोगे तो बात कुछ अलग ही रहेगी। तो रुद्र कोश है, क्षुब्ध तोष। रुद्र यानी रुका हुआ है। कोश का मतलब क्या होता है? खजाना। कोश का मतलब क्या होता है? खजाना। पूंजीपति वर्ग ने, हाँ बेटा, पूंजीपति वर्ग ने शोषित वर्ग का शोषण करके, इन दो शब्दों का अर्थ है इतना। पूंजीपति वर्ग ने, रुद्र का मतलब है रुका हुआ है, कोश का मतलब क्या है? खजाना। पूंजीपति वर्ग ने शोषित वर्ग का शोषण करके उनके धन को, संपदा को अपने खजानों में लॉक कर दिया है। क्या कर दिया है? लॉक यानी बंद कर दिया है। क्षुब्ध फिर भी दुखी है। क्षुब्ध का मतलब क्या है? दुखी, फिर भी दुखी है। तोष संतोष नहीं है, तोष संतोष नहीं है। क्लियर है बात? पूंजीपति वर्ग ने शोषित वर्ग का शोषण करके उनके खजाने को, उनकी धन संपदा को अपने खजाने में बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है। क्षुब्ध फिर भी दुखी है, उन्हें संतोष नहीं है। यहां तो बात क्लियर है सबकी? आगे देखिए, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल। क्लियर है? यहां पर देखिए, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। अर्थ चलेगा यहां से, धनी यानी धनवान लोग, वज्र यानी वज्र के समान, गर्जना यानी गर्जना को सुनकर, बादल यानी बादल। हे बादल, धनवान लोग तुम्हारी इस वज्र के समान गर्जना को सुनकर, हाँ बेटा, अर्थ यहां से आएगा, धनवान लोग तुम्हारी इस वज्र के समान गर्जना को सुनकर। अंगना अंग से लिपटे भी, अंगना का मतलब होता है स्त्री। अंगना का मतलब क्या होता है? स्त्री। अंग यानी शरीर से, लिपटे यानी लिपटे हुए हैं। कवि कहता है, हे बादल, ये जो धनवान लोग हैं ना, तुम्हारी वज्र के समान गर्जना को सुनकर डर के कारण अपनी स्त्री के शरीर से लिपटे हुए हैं कि मुझे छिपा ले। और क्या कर रहे? आतंक अंक पर कांप रहे हैं, और डर के कारण, अंक यानी गोद में, अंक का मतलब क्या है बेटा? गोद में, गोद। आतंक अंक पर कांप रहे हैं और भय के कारण उसकी गोद में बैठे बैठे थर थर कांप रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? त्रस्त, पीड़ित होकर, भयभीत होकर, पीड़ित होकर, भयभीत होकर, नयन यानी नेत्रों को, मुख यानी मुख को, ढांप यानी छिपा रहे हैं, और पीड़ित होकर अपने नेत्र और मुख को छिपा रहे हैं। क्लियर है बात?
अगली बात समझ में सबके में। देखो अर्थ यहां से आएगा, धनवान लोग वज्र के समान गर्जना को सुन करके अपनी स्त्री के शरीर से लिपटे हुए हैं और भयभीत होकर अपनी स्त्री की गोद में बैठे हुए थर थर कांप रहे हैं और भय के कारण अपने नयन यानी नेत्रों को, मुख यानी मुख को, ढांप यानी छिपा रहे हैं, नेत्र और मुख को छिपा रहे हैं। अगली लाइन ये याद रखना, इसमें से व्याख्या है किसान के लिए है। किसके लिए भैया? किसान, जिसे अन्नदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्नदाता। तो देखिए, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। अर्थ यहीं से आएगा। ए विप्लव, विप्लव का मतलब क्या है? क्रांति। हे क्रांतिकारी वीर बादल, हे क्रांतिकारी वीर बादल। कृषक का मतलब क्या है? किसान। बस एक शब्द ये हमें उठा लेना है, उससे अर्थ अब चालू है। हे क्रांतिकारी वीर बादल, किसान का जो शरीर है, हे क्रांतिकारी वीर बादल। किसान की बाहु यानी भुजाएं, जीर्ण यानी जर्जर हो गई है। कैसी हो गई है? जर्जर। शीर्ण शरीर, शरीर दुर्बल हो गया है। कैसा हो गया है? दुर्बल। जीर्ण शीर्ण को अवस्था को बोला जाता है बिल्कुल कमजोर अवस्था, दुर्बल अवस्था। दोनों का मतलब एक भी हम कह दें कोई दिक्कत नहीं है। जीर्ण बाहु है किसान की, बाहु यानी भुजाएं जर्जर हो गई हैं और शरीर दुर्बल यानी कमजोर हो गया है। क्या हो गया है? कमजोर। तुझे बुलाता कृषक अधीर, अधीर यानी व्याकुल होकर, इसलिए किसान व्याकुल होकर के तुम्हें बुला रहा है। चूस लिया है उसका सार, सार का मतलब है उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन अर्जित किया था, धन संपदा कमाई थी। चूसना, चूसना का मतलब यह है कि पूंजीपति वर्ग ने उसे सब कुछ क्या कर लिया? हड़प लिया है। क्या कर लिया है? हड़प लिया है। क्लियर है यहां तक बात? तो याद रखना। और भी शब्द जोड़ सकते हैं कि चूस लिया है उसका सार, खेत खलियान, साइड में लिख लें आप, खेत खलियान बाग बगीचे, इन सभी संपत्ति को पूंजीपति वर्ग ने उससे क्या कर लिया है? हड़प लिया है। क्या कर लिया भैया? हड़प लिया है। खेत खलियान बाग बगीचे इन सभी से उसे क्या कर दिया है? वंचित कर दिया है। हाड़ मात्र ही है आधार, केवल उसके शरीर में अब हड्डियां शेष हैं, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। ए जीवन के पारावार, पारावार का अर्थ याद रखना सागर। क्या याद रखना? सागर। इसलिए हे बादल तुम उसके जीवन में सागर की तरह आओ। किसकी तरह आओ? सागर की तरह आओ। ये जीवन के पारावार, इसलिए हे बादल तुम उसके जीवन में सागर की तरह आओ और उसके जीवन को खुशियों से भर दो। किससे भर दो? खुशियों से, और उसे सुख प्रदान कर दो। बताइए कोई दिक्कत? कंप्लीट है? ठीक है। प्रश्न आपके लिए पीडीएफ पड़ी हुई है, आप उसमें से देख लें। एमसीक्यू कर लेना, एमसीक्यू डलवा दूंगा आज। ठीक है। जय गणेश जी की।